हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। हम लोग गवर्नेंस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने 61 पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। बस आपका 2-3 दिन का क्लास और होगा, यानी कि 2 से 3 क्लास हो सकते हैं। आज तो एक क्लास ले लूंगा, बचा हुआ आपका 2 क्लास वो भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो बस बने रहना आपको हमारे साथ एंड शेयर करना ना भूले, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करिए आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल के बीच, और हम लोग इसी प्रकार से कोऑपरेशन के माध्यम से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो कहाँ तक हमने डिस्कस किया था आप यहाँ पर देख लो। विशल ब्लोअर काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यू है, इस पर एक क्वेश्चन भी आया था और इसको आपको प्रिपेयर करके रखनी चाहिए वैसे। और न्यूज़ में विशल ब्लोअर से रिलेटेड आर्टिकल्स अगर आती भी है तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्या इश्यूज़ है विशल ब्लोअर को लेकर। और कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, आपने भी सुना होगा। ठीक है, सेकेंड एआरसी ने क्या रिकमेंडेशन दिया है। तो जब भी आपने देखा होगा कि हम बॉडीज के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि जैसे अपने विशल ब्लोअर के बारे में डिस्कस करने की बात है या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में डिस्कस करने की बात है, तो वहाँ पर जो एआरसी है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसके रिकमेंडेशंस जो है जरूर लिखे जाते हैं। अगर कहीं पर भी आपको एआरसी के कुछ रिकमेंडेशंस नज़र आते हैं तो आप उसे नोट डाउन करें और उसको इस्तेमाल करें आंसर राइटिंग में। तो इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर है उनको लगेगा कि हाँ आपने आंसर बेसिकली डीप स्टडी करके लिखा है। ठीक है, जैसे आप भी आप सोचो, आप ही आंसर अगर चेक करते हो और लिखते हो, यहाँ पर देखते हो कि सेकेंड एआरसी के बारे में लिखा गया, तो आपका भी एक प्रकार से एक पॉजिटिव इम्प्रेशन बनेगा। तो वही बात होती है, एग्जामिनर में भी पॉजिटिव इम्प्रेशन बनता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। केस स्टडी हमने देखा था। केस स्टडी में ये जो आपका चंदा कोचर का इश्यू काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, 2-3 साल पहले की बात है। ठीक है, आईसीआईसीआई किस जो सीईओ थे, और वहाँ पर आपको लोन फ्रॉड का मैटर देखने को मिला था। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो विशल ब्लोअर का रोल देखने को मिला था। ठीक है, और साथ ही साथ देख सकते हो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस कहाँ पर क्या की जाती हैं, कनाडा में, यूके में, यूएस में, वो सब भी दी गई है। लेकिन एक बात ज़रूर आपने देखा होगा, चाहे वो कनाडा हो, यूके हो या यूएस हो, बेसिकली एक बॉडी जरूर बनाई जाती है। देख सकते हो ना, कमिश्नर फॉर इंटीग्रिटी इन द पब्लिक सेक्टर, जैसे कनाडा बनाया गया, या फिर यूके में देख लो सिविल सर्विस ऑफिस है, जो आपका ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी पब्लिक सेक्टर में प्रमोट करता है। उसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स में आप देख सकते हो, वी हैव द ब्यूरो ऑफ सुपरवाइजरी काउंसिल एंड मेरिट सिस्टम प्रोटेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो। अब बात करते हैं करप्शन। तो हमने देखा ही, करप्शन से मुद्दे भरे पड़े हैं, ये तो हम जानते ही हैं। उसके बाद मेजर्स क्या सजेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, और देख सकते हो यूपीएससी पीवाईक्यू के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था अमेंडमेंट से रिलेटेड। तो आपको ध्यान रखनी है, 2-3 क्वेश्चन अगर पूछा गया। एक तो एनजेसी का जो न्यूज़ था उसके ऊपर भी पूछ लिया गया था। उसके बाद विशल ब्लोअर एक्ट को अमेंड किया गया था, तो उसे पूछ लिया गया था। इसका मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के, तो उसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर दो बातें निकल कर आती है, थोड़ा सा पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इफ द अमेंडमेंट बिल टू द विशल ब्लोअर एक्ट 2011 पार्लियामेंट में जो टेबल होती है अगर पास हो जाती है, तो देयर में बी नो लेफ्ट टू प्रोटेक्ट। यानी कि एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि ये जो आपका अमेंडमेंट की गई थी विशल ब्लोअर एक्ट 2011 में, उससे कहीं ना कहीं जो आपकी ऑटोनॉमी है विशल ब्लोअर की, वो डाइल्यूट हो सकती थी। इसलिए आपको इस एंगल से पूछा गया है। साथ ही साथ आपका आई थिंक कि आरटीआई के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था ना, हमने देखा था। हाँ, उसके अमेंडमेंट पर भी सवाल खड़े किए थे, तो उस पर भी क्वेश्चन आया था। तो वैसे भी आप देख सकते हो इस एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम चलेंगे लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के बारे में जानेंगे। हालांकि ये न्यूज़ 2019 में काफ़ी ज़्यादा चली थी, जब आपको याद होगा कि 2013 से लेकर 2019 के बीच कोई भी लोकपाल अपॉइंट नहीं किया गया था। इसीलिए कहीं ना कहीं इसको टूथलेस माना जा रहा था, बिकॉज जब आपके लोकपाल होंगे नहीं तो फिर फंक्शन कैसे करेगी ये बॉडी, है कि नहीं है। तो इसीलिए आपका लोकपाल का जो मुद्दा 2019 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, लेकिन अब ये मुद्दे शांत हो गए हैं वैसे। और आप हमें बताइए, फर्स्ट लोकपाल भारत का कौन रहा है, ये आप नाम हमें बता सकते हैं।
तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और हाँ, याद रखना है आपको, जब हम बात करते हैं लोकपाल या लोकायुक्त की, तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन के मैटर्स को ये डील करता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन के मैटर को डील करता है। और यही वो मुद्दा है जिस पर अन्ना हजारे साहब, आपको भी याद होगा एक गाना भी आया था, अन्ना की तमन्ना है भ्रष्टाचार मिट जाए। ऐसा गाना आपने भी अगर सुना होगा, 2013-14 के फेज में काफ़ी ज़्यादा चली थी। और उसके बाद ही आपका लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 लाया गया था। तो वही बात है, आप देख लो, मेसिव पब्लिक कैंपेन जो आपका 2011 से चलना शुरू हुआ था। तो बेसिकली किस मुद्दे पर डिमांड चल रही थी कि इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन ओम्बड्समैन हो। तो ये जो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट लाई गई है, वो बेसिकली एक प्रकार से ओम्बड्समैन आपको प्रोवाइड करता है, जो आपका एंटी करप्शन बॉडी के रूप में काम करेगा। ठीक है, एंड ये जो आपका लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 है, इसने लोकपाल यूनियन के लिए, यानी कि यूनियन के लिए लोकपाल आपका, और उसके बाद स्टेट्स के लिए आपका लोकायुक्त, यानी कि हर एक स्टेट में लोकायुक्त इस्टेब्लिश करने की बात ये एक्ट करता है। तब बात करते हैं कि आखिरकार ऐसे इंस्टीट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली बात तो ये कि जो आपके एग्जिस्टिंग लॉज होंगे या मैकेनिज्म होंगे, जाहिर सी बात हुए होंगे कि वो सफाइस नहीं होंगे टू डील विद द करप्शन विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसलिए आपका ऐसे इंस्टीट्यूशन की लाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। तो बेसिकली जो आपके लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 है, इसको लाया गया है टू इंश्योर कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए इन द मैटर ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट्स करप्शन करता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉयज ले लो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, जो भी है ना, जो भी इसके अंतर्गत आते हैं, अगर वो करप्शन करता है तो किस प्रकार से फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि एक प्रकार से आइडेंटिफाई किया जा सके करप्ट ऑफिशियल्स को और उसको प्रोसिक्यूट किया जा सके। ठीक है, तो एक मैटर तो ये था। उसके बाद ये है कि जो एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी है ना, उसकी क्वालिटी में डिटोरेशन देखने को मिला है। यानी कि यूँ कह सकते हो कि जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन थे उन पर करप्शन के चार्जेस लग जाते रहे हैं, तो इसीलिए भी कहीं ना कहीं ऐसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, बिकॉज आप ही सोचो ना, कोई भी देश में करप्शन का कानून आता है, कड़क कानून आता है, क्यों आता है? बिकॉज कहीं ना कहीं करप्शन हो रही होगी, सिस्टम में करप्शन हो रहा होगा, तो उसको डील करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को लाने की ज़रूरत है। उसके बाद इंडिपेंडेंस इज लैकिंग, यानी कि जो भी हमारी एग्जिस्टिंग एजेंसी है दैट डील्स विद द करप्शन मैटर लाइक सीबीआई, या फिर जो भी है ईडी सब की भी बात कर लो, या फिर स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट्स, या उनके वर्किंग की बात कर लो, तो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल नहीं है टू द जनरल पर्पज। अब जैसे सीबीआई के बारे में ये आरोप लगता है कि जो अपॉइंटमेंट होते हैं इनके मेंबर्स के, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट, ये सब भी बात है। ठीक है, एंड तो ये जो आपके लोकपाल होंगे, ये ओम्बड्समैन के रूप में एक्ट करेंगे एंड इन्वेस्टिगेट करेंगे चार्जेज ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट सम पब्लिक ऑफिशियल्स एज वेल एज अदर मैटर्स। तो ये हमने बेसिक ओवरव्यू दिया लोकपाल के बारे में, लोकायुक्त के बारे में। तो ध्यान रखना, अगर लोकपाल एंड लोकायुक्त के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, तो पहली बात तो यही है कि आपका ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, और क्यों ऐसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये आप भी लॉजिक लगा सकते हो, टू इंश्योर फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो डिटोरेट हुई है, अलॉन्ग विथ इंडिपेंडेंसी ऑफ मैनी इंस्टीट्यूशन दैट डील्स विद द करप्शन मैटर्स, वहाँ पर भी उसकी इंडिपेंडेंसी इंश्योर नहीं हो पाती है। दैट्स वाई एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी या बॉडी की ज़रूरत है, जो आपका लोकपाल एंड लोकायुक्त प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, लेकिन वही बात हो गई कि लोकपाल की कमी थी 2013 से लेकर 2019 तक। तो अभी मार्च में ही शायद 2019 में लोकपाल को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो कैसे हुआ इवोल्यूशन लोकपाल का, लोकायुक्त का इंडिया में? तो पहली बात तो हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करेंगे। तो ओम्बड्समैन जैसी जो आपकी
इंस्टीट्यूशन है ना। ओम्बड्समैन मान के चलो कि ये वेस्टर्न कंट्रीज में इसको ओम्बड्समैन बोलते हैं, ठीक है, जबकि इंडिया में इसी को हम लोकपाल या लोकायुक्त कहते हैं, ऐसे मान के चल सकते हो, ठीक है। ओम्बड्समैन मतलब क्या, जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे उसी को हम ओम्बड्समैन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा आरबीआई को ओम्बड्समैन, ठीक है। तो ये जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है ओम्बड्समैन का, वो आपका स्वीडन में बना था 1809 में। कब बना था? 1809 में। और भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन की आइडिया है वो पहली बार सजेस्ट की गई थी 1960s में ही। तो ऐसा नहीं है कि कोई न्यू कंसेप्ट है, ऑलरेडी आपका इसके लिए रिकमेंडेशन चलती आ रही थी। उस समय के जो लॉ मिनिस्टर थे अशोक कुमार सेन, उन्होंने बेसिकली इसके बारे में बताया था। एंड एल एम सिंघवी कमेटी के बारे में आपने भी सुना होगा, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली लोकपाल एंड लोकायुक्त टर्म्स को इन्वेंट किया। एंड जो आपका फर्स्ट एआरसी है, यानी कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये देख लो फिर से आ गया ना, फर्स्ट एआरसी, उन्होंने भी प्रपोज किया 1966 में कि आपके दो ऑटोनोमस अथॉरिटीज होनी चाहिए, एक तो फेडरल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर। तो फेडरल लेवल पर वही हो गया आपका लोकपाल, और स्टेट लेवल पर लोकायुक्त। और क्या काम होगा इनका? तो इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर्स, जिसमें आपके एमपीज भी शामिल होंगे। चौथा एक बेनिफिट जो हमने आपको नहीं बताया कि इसमें डाइवर्स पब्लिक ऑफिसर्स को कवर किया जाता है, इंक्लूडिंग पीएम, मिनिस्टर्स, उन सबको भी कवर किया जाता है, जो हम आगे देखने की बात करेंगे, ठीक है। तो बात भी ध्यान रखना है आपको। तो अल्टीमेटली शुरुआत लोकपाल को लाने की 1960s के दशक से ही शुरू हो गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। जैसे आप देख लो, लोकपाल बिल पास हुआ था लोकसभा में 1968 में, लेकिन इट वाज लैप्स्ड, ठीक है, ये बात है। तो ऐसे में सेवरल टाइम्स कोशिश तो की गई, लेकिन यूँ कह सकते हो कि इसको पार्लियामेंट से सहमति नहीं मिल पाई। उसके बाद जो आपका कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने भी प्रपोज किया लोकपाल एंड लोकायुक्त को, इसको भी अपॉइंटमेंट किया जाए 2002 में। एंड हालांकि ये जो आपका कमीशन है, इसने ये बोला था कि प्राइम मिनिस्टर को इस अथॉरिटी या इस बॉडी के परव्यू से बाहर रखा जाए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को एक्सेप्शन रखा जाए। उसके बाद सेकेंड रिफॉर्म कमीशन 2005 में जो गठित हुई, उन्होंने फिर वही बात को रिटरेट किया कि लोकपाल ऑफिस को जल्द से जल्द क्रिएट किया जाए। उसके बाद अन्ना हजारे का करप्शन जो कैंपेन चला था, यानी कि अन्ना हजारे का जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो चला था, इसमें आपने भी इसको ऑब्जर्व किया होगा, टीवी पर काफ़ी ज़्यादा टेलीकास्ट हुई थी इस कैंपेन के बारे में। तो गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला गया था एट द सेंटर। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने भी बातें सुनी। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि किस प्रकार से आपके सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट पर दबाव बनाती है ना, एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट को भी सुनना पड़ता है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2020 मतलब 2013 को लेकर आया, और दोनों हाउसेस में पार्लियामेंट हुई, पास हुई, और प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, और ये फिर एक्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ओवरव्यू देखा, बेसिक ओवरव्यू लोकपाल लोकायुक्त का। अब चलते हैं हम साइलेंट फीचर जानने का प्रयास करते हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ लोकपाल एक्ट 2013। तो पहली बात तो वाइडर जरूडिक्शन, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका जो जरूडिक्शन है काफ़ी ज़्यादा वाइड है। कैसे वाइड है? बिकॉज इट कवर्स प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जो आपके ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डी के एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर अगर कोई करप्शन के एलिगेशंस लगते हैं तो इंक्वायर किया जा सकता है, ठीक है। ऑल्सो इट कवर चेयरपर्सन, मेंबर्स, ऑफिशियल्स, डायरेक्टर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और ऑटोनोमस बॉडी, चाहे वो इस्टेब्लिश किया हो पार्लियामेंट्री एक्ट के माध्यम से या फिर होली और पार्शली फंड हो रहा हो सेंटर की तरफ से, ठीक है। इट ऑल्सो कवर्स एनी सोसाइटी और ट्रस्ट और बॉडी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करता है वो 10 लाख रुपीज। यानी कि ये अच्छे से याद रखना कि अगर कोई भी सोसाइटी या फिर बॉडी या इंस्टीट्यूशन है जिसको फॉरेन फंड मिलती है 10 लाख या उसके ऊपर के अमाउंट से, मतलब 10 लाख के ऊपर के अमाउंट से, तो फिर वो भी इसके अंतर्गत कवर होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ लोकपाल की, तो लोकपाल आपका क्या है? मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि मोर देन वन मेंबर, जिसमें आपका एक चेयरपर्सन होगा और अप टू 8 मेंबर्स होंगे। यानी कि एक तो चेयरपर्सन होगा प्लस 8 मेंबर्स तक हो सकते हैं, यानी कि 8 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन एट मैक्स 8 मेंबर्स होंगे। लेकिन ध्यान रखना है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम 8 मेंबर्स, यानी कि लेट से कि टोटल 8 मेंबर्स
उस बॉडी में कंस्टिट्यूट किए गए, तो उसमें से जो 4 होंगे ना वो आपके जजेज होंगे, ठीक है, जजेज होंगे। और एटलीस्ट जो आपके हाफ ऑफ द मेंबर्स होंगे वो आपके SC या ST या OBC या माइनॉरिटीज कम्युनिटी से बिलोंग होने चाहिए, प्लस वुमेन से बिलोंग होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, पुलिस में भी पूछा जा सकता है कि आपका 8 मेंबर्स हो गया, 8 मेंबर्स में 4 जो है आपके जजेज होने चाहिए, और इसी 8 में से जो आपके 4 होने चाहिए वो आपके वल्नरेबल सेक्शन से होने चाहिए, प्लस वुमेन ग्रुप्स, एलोंग विथ ऑटोनॉमी इन इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन। हाँ, विदाउट ऑटोनॉमी क्या ये जो आपके ओम्बड्समैन हैं सही तरीके से इस काम कर पाएंगे? नहीं काम कर पाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल ठहराना है तो जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूशन में ऑटोनॉमी होनी ज़रूरी है। विदाउट डैट कैसे अकाउंटेबल ठहरा पाओगे जब उनकी खुद की इंडिपेंडेंसी इंश्योर नहीं है? तो अल्टीमेटली ये बात है। तो लोकपाल जो है उनको इंक्वायरी विंग अपॉइंट करना होता है, हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी, एज वेल एज प्रोसिक्यूशन मैटर को डील करने के लिए प्रोसिक्यूशन विंग अपॉइंट करना पड़ता है, विच इज़ हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। हालांकि इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, ये तो आपका छोटे छोटे पॉइंट्स है, नो नीड टू गो इन टू दैट डिटेल। एंड ये जरूर ध्यान रखना है अपॉइंटमेंट लोकपाल का कैसे होता है। तो बेसिकली जो आपके मेंबर्स होंगे लोकपाल के वो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते, लेकिन एक सिलेक्शन कमेटी कंस्टिट्यूट की जाती है, वो जो नाम रिकमेंड करेंगे वही प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन शामिल है देख सकते हो, एटलीस्ट 8 पीपल। सर्च पैनल बनाया जाता है बाय द सिलेक्शन कमेटी, और सिलेक्शन कमेटी को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। और बेसिकली ये जो आपके सर्च पैनल नाम रिकमेंड करेंगे उसमें से ये चेयरपर्सन एंड मेंबर्स को चुनेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये नाम रिकमेंड किया जाएगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इसका अपॉइंटमेंट करेंगे। और जो लोकपाल चेयरमैन एंड मेंबर्स हैं वो बेसिकली 5 साल के लिए सर्व करते हैं, या फिर अंटिल दे रीच द एज ऑफ 70 ईयर्स, यानी 5 या फिर 70, ठीक है। तो अगर हम बात करें पावर्स ऑफ द लोकपाल, तो पावर के बारे में देखें तो जुरिडिक्शन काफ़ी ज़्यादा वॉइड है, हमने देखा भी था। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD ऑफिसर्स, ठीक है, ये सब आपके लोकपाल के जुरिडिक्शन में अधीन है। लेकिन ध्यान रहे, पार्लियामेंट में कुछ भी बोला जाता है या फिर किसी भी मुद्दे पर वोट किया जाता है तो वहाँ पर लोकपाल की अथॉरिटी नहीं चलेगी ओवर द मिनिस्टर्स और MPs की। पता चला उन मुद्दे पर लोकपाल एक्शन लेने लगे, बिकॉज वैसे भी आपको पता है ना पार्लियामेंट्री डिबेट्स में जो भी बातें बोली जाती है एक प्रकार से कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स के रूप में देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, यानी कि जो आपका लोकपाल एक्ट है उसमें साफ साफ बोला जाता है कि जो भी इलेक्टेड ऑफिशियल है वो डिस्क्लोज करे अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, है ना, एज वेल एज उनके डिपेंडेंट्स के जो एसेट एंड लायबिलिटीज है। उसके बाद इट हैज़ अथॉरिटी टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट CBI ऑपरेशन। हाँ, ये ध्यान रखना है, CBI के ऑपरेशन को ये सुपरवाइज या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज CBI का ये मदद ले सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब लोकपाल रिफर करते हैं किसी भी केस को CBI को, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता विदाउट द लोकपाल परमिशन। इसके पीछे कारण भी है ना। अब पता चला कोई भी केस है, अब CBI उससे डील कर रही है, ठीक है, उस और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है अब उसी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, केस आधा अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जब तक वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है मुद्दे को, तो बिना लोकपाल के परमिशन के ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड पावर ऑफ सिविल कोड की बात करें तो लोकपाल के पास पावर ऑफ सिविल कोड होता है, बिकॉज कोई भी इंफॉर्मेशन मंगानी हो तो मंगा सकते हैं, पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड एक्सेप्शनल केसेस में लोकपाल के पास अथॉरिटी भी है कि वो प्रॉपर्टी सीज कर सकती है ना, इनकम या रिसिप्ट या फिर जो बेनिफिट्स निकल कर आई फ्रॉम द करप्शन। उसके बाद इंश्योर्स न्यूट्रलिटी, यानी कि जो लोकपाल है उनको अथॉरिटी है कि वो रिकमेंड कर सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट एक्यूज ऑफ करप्शन, लेकिन वही बात है रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये बात हमने देखा। उसके बाद प्रिजर्व्स एविडेंसेस, तो जब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है तो लोकपाल इश्यू कर सकते हैं, ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई मैटर जांच में गया, अब पता चला जो भी उसके रिलेटेड सबूत सब है वो सब गायब होने लगे, तो फिर एक प्रकार से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई ये ऑर्डर इश्यू कर देते हैं कि भाई साहब जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो स्टेटस को में बना रहे, ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। ठीक है। उसके बाद इश्यूज क्या एसोसिएटेड है विद द लोकपाल एक्ट। तो पहली बात तो यही कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, यानी कि स्टेटूटरी बैकिंग है, चलो ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। ठीक है। और पॉलिटिकल मोटिवेटेड अपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो रिकमेंडिंग कैंडिडेट्स होंगे वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव के ही द्वारा तो बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए ना, सर्च पैनल किसके द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया है, कहाँ गया। हाँ, ए सर्च पैनल ऑफ एटलीस्ट 8 पीपल इज फॉर्म्ड बाय द सिलेक्शन कमिटी हेडेड बाय पीएम। ठीक है। और यही बेसिकली चेयरपर्सन एंड मेंबर्स के नाम रिकमेंड करेंगे, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो सारा ये एग्जीक्यूटिव का ही तो खेल है ना, तो ये बात निकल कर आता है। तो ये हमने देखा। और उसके बाद ये देखिए आप, नॉमिनेटिंग कमिटी जो होते हैं इज मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि जो आपके लोकपाल निकल कर आए वो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के प्रभाव में रहे, है ना, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ना हो। ये सब भी दिक्कतें आ सकती है। उसके बाद डिले इन अपॉइंटमेंट्स, तो ये तो हमने देखा, आप जाके 2019 में जाके अपॉइंटमेंट हुआ था, देख सकते हो। 2013 में आया था ना। उसके बाद 5 साल से ज़्यादा हो गया, चेयरपर्सन और मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट भी नहीं हुए थे। एंड मार्च 2019 में जाके आपका जब कंटेम्प्ट पटिशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तब जाके सेंटर जो है एक्शन में आई, तब जाके अपॉइंटमेंट करी। उसके बाद जुडिशरी को कवर नहीं करता है ना। यहाँ पर देख सकते हो, ये ग्रेटेस्ट फ्लो भी माना जाता है कि लोकपाल जो है जुडिशरी के प्रिव्यू में नहीं लेता है। ठीक है। उसके बाद लैकिंग एडहेरेंस विद एक्ट, यानी कि जो आपका लोकपाल एक्ट का सेक्शन 48 है, इसमें ये बोला जाता है कि एनुअली प्रेसिडेंट को रिपोर्ट पेश करेंगे ऑन द वर्क डन बाय दिस बॉडी। लेकिन इन सब के रिपोर्ट देने में भी डिले देखने को मिलती है। ठीक है। और ये सब रिपोर्ट जो है ना, पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, लेकिन अब रिपोर्ट ही नहीं आएगी तो फिर डिस्कशन क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, नो सच रिपोर्ट हैज़ बीन लेड डाउन। तो पता कैसे चलेगा कि हमने ये जो बॉडी बनाई वो बेसिकली उस सही से काम कर भी रही है, या फिर जिस मकसद से बनाया वो मकसद पूरा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। इसलिए तो रिपोर्ट ली जाती है ना। इसके बाद इंफॉर्मेशन एसेस्ड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसने कंफर्म किया है कि जो इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन विंग्स है इस एंटी करप्शन ओम्बड्समैन के, ये अभी सेटअप भी नहीं किए गए, जबकि सेटअप करने की बात कही गई थी इस एक्ट के अनुसार। लेकिन अभी इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन विंग भी सेटअप नहीं किए गए। कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? आरटीआई के माध्यम से। और साथ ही साथ जो विशल ब्लोअर्स है ना, जो करप्शन सबको एक्सपोज करते हैं, इनको कोई भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इस एक्ट के अंतर्गत नहीं दिया गया है, जबकि विशल ब्लोअर्स के लिए प्रोटेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तभी जाके ये जो है करप्शन के मुद्दे को उजागर कर सकते हैं, हाई लेवल करप्शन के मुद्दे को भी। अलॉन्ग विथ जो आपका डिसीजन लोकपाल देते हैं, ठीक है, उसको भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। तो एक प्रकार से यूं कहो कि अपील वाला मुद्दा यहाँ पर भी है। तो ऐसे में क्या होगा? डिले होगा केसेस में। अलॉन्ग विथ ऑलरेडी हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो करप्शन को डील करता है, उसके बाद फिर लोकपाल। तो ऐसे में फंक्शन का ओवरलैप हो सकता है और दोनों अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे तो ये भी ठीक नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद इश्यूज विथ लोकपाल अमेंडमेंट बिल 2016, ये तो हमने देखा भी, अभी क्वेश्चन भी आया था, है ना। तो देख सकते हो इश्यूज विद द लोकपाल अमेंडमेंट बिल, क्या इश्यू है? तो ये जो आपका अमेंडमेंट बिल है ये सेक्शन 44 को अमेंड करता है,
जो बेसिकली पब्लिक सर्वेंट्स के जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है ना, उसको 30 दिन के भीतर भीतर जब वो ज्वाइन करेंगे सर्विस, उसको डिटेल देने की ज़रूरत पहले हुआ करती थी। ठीक है, सेक्शन 44 के अनुसार। लेकिन इसको इस अमेंडमेंट के अनुसार बदल दिया गया है। जैसे देख लो, द अमेंडमेंट हैज़ रिमूव द पीरियड ऑफ 30 days। अब जो है पब्लिक सर्वेंट्स विल मेक डिक्लेरेशन ऑफ देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द फॉर्म एंड मैनर जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। ठीक है, यानी कि जो टाइम लिमिट है ना, वो बेसिकली हटा दी गई है। अब मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन, तो क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए? तो पहली बात तो यही है कि जो एनएमटी है, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ लोकपाल को लेकर, उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। एनएमटी मतलब प्रॉपर क्लियरिटी नहीं है कि क्या स्टैंडर्ड्स किस ग्राउंड के आधार पर आप चुनते हो, कैसे अपॉइंट करते हो, कुछ भी नहीं है। तो ये एनएमटी हटनी चाहिए, पारदर्शिता आने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी हो, along with फंक्शनल ऑटोनॉमी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, यानी कि जो मैन पावर की ज़रूरत है इस ऑर्गेनाइजेशन को या बॉडी को, वो प्रोवाइड की जाए। और ऑटोनॉमी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस इस ऑम्बड्समैन के साथ देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जब हम बात करते हैं ऑटोनॉमी की, तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, एंड साथ ही साथ लोकपाल एंड लोकायुक्त को सेपरेट रखा जाए फ्रॉम दोज जिनको टास्क दिया गया है इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन का। ठीक है, उसके बाद लोकपाल हैज ऑल्सो नॉट अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये तो हमने डिस्कस किया था। जो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी या फिर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसको अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है। उसके बाद अर्ली डिस्पोजल ऑफ केसेस हो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पेंडेंसी भी देखने को मिल रही है। जैसे लोकपाल में 1427 कंप्लेंट 2019-20 में गए थे, लेकिन पता चला कि 80% ऑफ द केसेस अभी भी पेंडिंग है, सुने ही नहीं गए। अलॉन्ग विथ इंश्योर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ अपोजिशन इन अपॉइंटमेंट, यानी कि जब अपॉइंटमेंट किए जाए तो अपोजिशन का भी पार्टिसिपेशन हो, ताकि ये जो अपॉइंटमेंट हो वो आपका न्यूट्रल हो। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट के प्रभाव में हो रहा हो, एग्जीक्यूटिव के प्रभाव में हो रहा हो। ठीक है, हालांकि ये जो अमेंडमेंट बिल 2016 लाए गए, ये इनेबल करता है कि जो लीडर होंगे सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के इन द लोकसभा, है ना, लोकसभा में जो आपके सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगा, वो भी मेंबर होगा सिलेक्शन कमेटी का, अगर रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। नहीं तो क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्निशन मिलने के लिए क्या चाहिए, 10% ऑफ द टोटल सीट लोकसभा में आने चाहिए, तभी उसको लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लेट से कि नहीं आया उतना सीट, तो ऐसे में जो आपके लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन होगा ना, उसको सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा। तो ये हमने देखा, यहाँ तक हमने डिस्कस किया, होप यू अंडरस्टूड। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट के लेवल पर क्या इश्यूज हैं। जैसे आपका गोवा के लोकायुक्त को हम देखेंगे, और कुछ चैलेंजेस जो हाईलाइट किए गए हैं, मेजर्स जो लिए जाने चाहिए। उसके बाद केरला का केस हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए गए थे, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद सीबीआई एंड ईडी। तो क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है? कोई बड़ी बात तो है नहीं है, इसलिए हम आपको फास्ट फॉरवर्ड तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि आपका भी टाइम का बचत हो। ठीक है, बाकी जितना आप न्यूज़पेपर से कवर करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा आर्टिकल्स अगर पढ़ते हो तो, क्योंकि ये सब बॉडीज़ हैं, कोई कंसेप्चुअल चीज़ तो है नहीं, वैसे आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिकली सबसे पहले हम इश्यूज इन गोवा लोकायुक्त, यानी कि गोवा ने जो लोकायुक्त सेटअप किया है वहाँ पर क्या इश्यूज निकल कर आई। तो अभी हाल ही में गोवा के जो रिटायर्ड लोकायुक्त हैं, उन्होंने कुछ इश्यूज हाईलाइट की थी रिलेटेड टू द लोकायुक्त। तो अगर हम बात करें गोवा लोकायुक्त एक्ट की, तो ये जो आपका एक्ट आया था, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, उससे पहले भी बहुत सारे स्टेट्स ने लोकायुक्त के इंस्टीट्यूशन सेटअप कर लिए थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम सबसे पहली बात तो देखते हैं कि क्या चैलेंजेस हाईलाइट की गई एक्स लोकायुक्त के द्वारा, यानी कि जो रिटायर्ड लोकायुक्त हैं उनके द्वारा।
तो पहली बात तो ये है कि जो आपका ये लोकायुक्त है काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडेड है। यानी कि आप देख सकते हो जो ऑफिशियल्स हैं वो बेसिकली एफआईआर भी नहीं फाइल कर पाते, जिसके कारण बहुत सारे केसेस लोकायुक्त को रेफर कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हो, ओवरलोडिंग हो जाती है लोकायुक्त के ऊपर। उसके बाद लैक ऑफ गवर्नेंस, ये तो जो भी आपके बॉडीज है ना, गवर्नेंस की समस्या हर जगह दिखती है। ठीक है, जैसे आपका ब्यूरोक्रेटिक एपैथी एज वेल एज पॉलिटिकल एपैथी देखने को मिलता है। यानी कि जो भी है, जो ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिकल पार्टीज है वो सब कॉपरेट नहीं करते हैं, यही सब बात है और क्या। और लेस पावर, यानी कि जो पावर इनको मिलनी चाहिए उतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे प्रोसिक्यूशनल पावर की कमी है। अलॉन्ग विथ इनएडिक्वेट स्टाफ, जो स्टाफ या फिर आपके ऑफिसर्स होने चाहिए उतनी क्वांटिटी में नहीं है। ठीक है, तो इससे जो वर्क है वो प्रभावित होता है। तो मेजर्स क्या लिए जाने चाहिए? तो पहली बात तो ये है कि अगर लोकायुक्त ऑर्डर कोई पास करता है, ठीक है, लोकायुक्त ऑर्डर पास करता है और अगर उस ऑर्डर को फुलफिल या फिर अडॉप्ट नहीं किया जाता है तो फिर पनिश करने की क्षमता दी जाए। ठीक है, देख सकते हो कंटेम्प्ट ऑफ लोकायुक्त ऑर्डर, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना होगा ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली बात, इसी प्रकार से पावर दी जानी चाहिए टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लोकायुक्त ऑर्डर। और साथ ही साथ कमिटमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है। एलोंग विथ जो आपके लोकायुक्त है ना उनको पावर दी जानी चाहिए टू प्रोसिक्यूट अंडर सेक्शन 17 ऑफ द गोवा लोकायुक्त एक्ट। ये है। उसके बाद चलते हैं केरला लिमिट लोकायुक्त पावर। तो बेसिकली केरला ने लोकायुक्त पावर को कर्टेल करने का प्रयास किया है ना। जैसे यहाँ पर देखो कंटेक्स्ट, केरला गवर्नर साइंस अमेंडमेंट कर्टेलिंग द पावर ऑफ लोकायुक्त। तो क्या प्रपोज चेंजेज है? तो ये जो न्यू अमेंडमेंट की जा रही हैं सेक्शन 14 ऑफ द केरला लोकायुक्त एक्ट, इसके प्रोविजन को डाइल्यूट करेगी। और इस प्रोविजन में था क्या वैसे, जो पब्लिक सर्वेंट है उनको ऑफिस इमीडिएटली वेकेट करना पड़ेगा अगर लोकायुक्त के द्वारा दोषी पाया गया तो वो ऑफिशियल। ठीक है, तो इसी सेक्शन को डिलीट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बस लोकायुक्त रिकमेंड कर सकता है कि हाँ ये दोषी पाया गया, इसको बैकेट करवा दो, लेकिन एक्शन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, उसके बाद देख लो जो ऑर्डिनेंस है, ये जो चेंजेस की गई ना ऑर्डिनेंस ला के की गई थी, तो जो ऑर्डिनेंस है इट ऑल्सो एलिमिनेटेड द रूल कि जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं, सिर्फ वही लोकायुक्त के रूप में अपॉइंट हो गया। तो ये पहले प्रोविज़न होता था, लेकिन इस ऑर्डिनेंस ने इसको भी डाइल्यूट करने का प्रयास किया है। जैसे आप देख सकते हो जो चेंज है इसमें क्या बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी रिटायर्ड जज को चूज कर सकते हैं टू द पोजीशन ऑफ ओम्बड्समैन। उसके बाद इश्यूज विद द प्रपोज्ड अमेंडमेंट। तो क्या इश्यूज है विद द प्रपोज्ड अमेंडमेंट? तो ये जो ऑर्डिनेंस रूट है, पहली बात तो ये साइडलाइन कर देता है आपके लेजिस्लेटिव डिबेट्स को, बिकॉज ये ऑर्डिनेंस से पास किया गया, तो जो लेजिस्लेटिव डिबेट्स है वो तो आपका कभी मुद्दा रहा ही नहीं, तो डिस्कशन क्या होगी इसके ऊपर। उसके बाद जो मेंबर्स है रूलिंग पार्टी का, कैबिनेट मेंबर्स का, सीनियर ऑफिशियल्स का, ठीक है, जिनका गवर्नमेंट मशीनरी के साथ लिंकेज है तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। ठीक है, अलॉन्ग विथ इन्फ्लुएंस ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सब हम देखने को मिलता है। चलो करप्शन जो है ये आपके बढ़ सकते हैं, ये भी बात निकल कर आ रही है। तो देख सकते हो यूपीएससी PYQ क्वेश्चन भी पूछा गया है, नेशनल लोकपाल हाउ एवर स्ट्रॉन्ग इट मे बी कैन नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इमोरलिटी इन पब्लिक अफेयर। यानी कि जो हम लोकपाल लेकर आए हैं, ये आपका जब लोकपाल एक्ट लाया गया था तभी पूछा गया था। तो
लोकपाल कितना भी हम ले आए, कितना भी उसको एम्पावर कर दे, लेकिन जो इमोरलिटी की प्रॉब्लम है, अनैतिकता इन पब्लिक अफेयर्स, यानी कि लेट से कि कोई ब्यूरोक्रेट्स है, ऑफिशियल्स है, ठीक है, अब भले ही हम कितने भी कड़क नियम ला देते हैं, फिर भी करप्शन होती है कि नहीं होती है, बताओ। ठीक है, आप देख सकते हो पोस्को एक्ट कितना कड़क नियम लाया, फिर भी आपके ये जो रेप रिलेटेड इंसिडेंट्स है वो सब भी होते हैं। इट इज़ ऑल कि हमें अनैतिकतावाद काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है। तो वही बात है, कहीं ना कहीं इथिकल प्रिंसिपल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है पब्लिक ऑफिशियल्स में, ठीक है, ताकि वो खुद से जो अपनी अकाउंटेबिलिटी को प्रोटेक्ट करके रख सके, ये बातें हैं। उसके बाद चलो यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया, सीबीआई एंड ईडी की बात करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है, आप भी सुनते रहते होगे। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे सीबीआई एंड ईडी के बारे में। तो जब हम बात करते हैं सीबीआई की, तो आपको ही पता है ना, ये कोई स्टेटूटरी या फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका नाम है। और ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के माध्यम से इस बॉडी को बनाया गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ये सीरियस मैटर के केसेस को इन्वेस्टिगेट भी करता है। तो जब हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई की, तो ये संथानम कमिटी एक गठित की गई थी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो इन्होंने रिकमेंड किया गया था कि सीबीआई कंस्टिट्यूट किया जाए, और सीबीआई कंस्टिट्यूट भी कही गई। तो इसको पावर कौन से एक्ट से मिलती है? पावर मिलती है भले ही दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के, लेकिन इसके अंतर्गत कंस्टिट्यूट नहीं किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो आपका सीबीआई है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, लोकपाल को असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ आपको ही पता होगा, इंटरनेशनल लेवल पर वी हैव द इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के बारे में जानकारी देता है कंसर्न्ड नेशन को। तो जब कोऑर्डिनेट करने की बात होगी, तो ये जो इंटरपोल है किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है हमारे देश में? सीबीआई के साथ, बिकॉज सीबीआई ही जो है नोडल पुलिस एजेंसी है भारत में, दैट कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। तो चैलेंजेस बिफोर सीबीआई क्या है? तो पहली बात तो आपने बार बार सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सीबीआई एक केज्ड पैरोट, केज्ड पैरोट मतलब समझते, बंद पिंजरे में तोता, जो सिर्फ उसके मास्टर के वॉइस को सुनता है, जो मास्टर बोलेगा वही सुनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था, ठीक है। यानी कि ह्यूज एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सीबीआई में देखने को मिलता है। और ये भी बोला जाता है कि frequently utilized by the current administration to hide misdeeds, keep coalition allies in line and keep political opponents at bay। और साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि जो सीबीआई है काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लेता है टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये बेसिकली एनालिसिस के बाद ही बोला जाना होगा कि ज़्यादा टाइम लिया जाता है। वैसे भी आपको पता है ना, जो आपके लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, या फिर आपके पुलिस केसेस हैं, या जुडिशियरी में ही केसेस देख लो आप, काफ़ी ज़्यादा पेंडेंसी हमें देखने को मिलती है। तो ये सब मुद्दा तो देखने को मिलता ही है। उसके बाद क्रेडिबिलिटी लॉस, ठीक है, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि जो एजेंसी की इमेज है वो थोड़ा डिटोरिएट हुई है, और इसको इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टिंग इश्यू है, बिकॉज बहुत सारे केसेस जो हाई प्रोफाइल केसेस रहे हैं वहाँ पर इनका परफॉर्मेंस मजबूत नहीं रहा है। लिमिटेड पावर थे, ये तो पता ही है, ठीक है। लिमिटेड पावर कैसे? ये आपने सुना भी होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में आया था। जो आपके स्टेट है ना, स्टेट में अगर इन्वेस्टिगेशन करना है सीबीआई को किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के खिलाफ, या फिर वैसे भी कोई ऑफिशियल के खिलाफ, तो स्टेट का परमिशन लेना पड़ता है, जिसको आप समझते होगे इंडिविजुअल कंसेंट, ठीक है। तो बेसिकली जब तक स्टेट कंसेंट नहीं देगा सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। तो वैसे भी पावर लिमिट हुई, ठीक है।
तो ये बात है, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ रेस्ट्रिक्टेड एसेस वही है, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पर है या उससे ऊपर के रैंक पर है, तो अगर उनका इन्वेस्टिगेशन करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर ऑथराइजेशन या फिर परमिशन लेना ज़रूरी होगा टू इनिशिएट एन इंक्वायरी। ठीक है, तो ये बात है, तो ये भी एक रोड ब्लॉक है। तो क्या मेजर्स लिए जाने की ज़रूरत है? तो पहली बात तो ये है कि वही है भाई साहब, सेपरेट करो सीबीआई को फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या फिर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से सेपरेट करो, बिकॉज इसके कारण ऑटोनॉमी नहीं बन पाती है और जो सीबीआई है वो इंडिपेंडेंट तरीके से केसेस को डील नहीं करता है। उसके बाद स्टेटूटरी बैकिंग दीजिए इस इंस्टीट्यूशन को, यानी कि लॉ के माध्यम से इसको इस्टेब्लिश करवाइए। ठीक है, ताकि इनकी इंडिपेंडेंसी मेंटेन रहे। उसके बाद बेसिकली कुछ रिकमेंडेशन दिए गए थे इन द 24th रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो पर्सनल पब्लिक कंप्लेंट्स लॉ एंड जस्टिस के ऊपर कंस्टिट्यूट की गई थी। तो आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, आपको जब लिखना हो तो क्या रिकमेंडेशन है उसको लिखना है। जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंक्रीज करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट करिए और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करिए। इसके बाद बेटर इन्वेस्टिगेशन, मतलब बेटर इन्वेस्टमेंट हो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये एक ही बात हो गई, रिपीट हो गया है आपका। उसके बाद जो आपका DSPE एक्ट है, यानी कि दिल्ली स्पेशल, जो अभी हमने देखा था जिसके अंतर्गत इसको पावर मिला है सीबीआई को, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है ये। ठीक है, तो बेसिकली DSPE एक्ट को रिप्लेस करिए सेपरेट स्टेट्यूट के माध्यम से, इसको आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ नया लेजिस्लेशन लाने की ज़रूरत है टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ सीबीआई। ये आपका सेकेंड ARC का रिपोर्ट कहता है, यानी कि न्यू लेजिस्लेशन लेकर आई। और सीबीआई में एक मुद्दा निकल कर आया था जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था, वो है आपका विथड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट बाय स्टेट्स, यानी कि ये मुद्दा आपका वेस्ट बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट का टसल जो हो रहे थे उसके बीच में निकल कर आई थी, जिसके तहत क्या था, वेस्ट बंगाल जो है वो आपका जनरल कंसेंट विद्रॉ करने के प्लान में था। और जब एक बार जनरल कंसेंट विथड्रॉ कर लिया जाता है स्टेट के द्वारा, तो जो सीबीआई है, ठीक है, वो बिना स्टेट के परमिशन से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर। ठीक है, या स्टेट में भी। तो स्टोरी क्या है जनरल कंसेंट का, इसको हम सीधा और साफ शब्दों में कहें तो देख लो, ये जो आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 है, इसका जो सेक्शन 6 है, ठीक है, जिसके अंतर्गत सीबीआई फंक्शंस करता है। तो बेसिकली अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है बियॉन्ड यूटीज, यानी कि जो यूटीज है वो तो चलो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन का ही पार्ट है, लेकिन अगर स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन करना है तो स्टेट का कंसेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारे स्टेट जनरल कंसेंट दे देती है, यानी कि एक इंडिविजुअल कंसेंट होता है, एक जनरल कंसेंट होता है। तो जनरल कंसेंट में क्या है, पूरी तरह से हरी झंडी दे देना, कोई भी आपका मुद्दा आया, इश्यू आया, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो जनरल कंसेंट जो स्टेट के द्वारा दिए जाते हैं, तो इससे सीबीआई एम्पावर हो जाती है टू इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ करप्शन। ठीक है, अब क्यों कंसेंट की बात निकल कर आती है, बिकॉज पुलिस जो है ना स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पावर चलता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब हम टाइप्स ऑफ कंसेंट की बात करें, लेकिन इसके ऊपर हमने क्या लिखा है, बस यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें एक ही बात निकल कर आती है कि जो स्टेट का कंसेंट है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है। तो जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंसेंट, तो दो टाइप ऑफ कंसेंट की ज़रूरत देखने को मिलती है अगर सीबीआई को प्रूव करना है। तो जनरल कंसेंट, तो जनरल कंसेंट मतलब क्या, पूरी तरीके से हरी झंडी दे देना, ठीक है, कि सीबीआई कोई भी केस हुआ हमारे स्टेट में प्रूव कर सकते हो। तो अल्टीमेटली फ्रेश परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है हर एक केस में हर एक समय, तो बिना परमिशन के वो इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकता है फॉर एनी केस, अगर उस स्टेट में जनरल कंसेंट मिला हुआ है तो इट प्रमोट सीमलेस इन्वेस्टिगेशन। लेकिन एक हो गया आपका स्पेसिफिक कंसेप्ट,
तो स्पेसिफिक कंसेंट में क्या होगा, हर केस के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, तो केस वाइज कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, फ्रॉम द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो ये मुद्दा निकल कर आती है। तो इससे क्या होगा, सीमलेस इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई वो प्रभावित हो जाएगी। तो ट्रेडिशनली ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ने सीबीआई के जनरल कंसेंट को दिया है, लेकिन 2015 के बाद से बहुत सारे स्टेट ने जो आपके जनरल कंसेंट है उसको विद्रॉ भी किया है, ठीक है। और जो पहला स्टेट था तो विद्रॉ द कंसेंट आप देख सकते हो 2015 में मिजोरम। और अगर विद्रॉ कर लिया जाता है जनरल कंसेंट का बाय द स्टेट तो क्या मतलब होगा, तो वही बात है, सीबीआई जो है वो कोई भी फ्रेश केस रजिस्टर नहीं कर पाएगी अगेंस्ट एनी ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ए प्राइवेट पर्सन इन द स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, यानी कि कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सीबीआई वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन चलने के दौरान ही कोई मुद्दा हुआ होगा और स्टेट ने डिसाइड किया कि हम जो है जनरल कंसेंट को विद्रॉ कर लेते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केसेस में पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी पहले स्टार्ट हो चुकी थी तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये इन्वेस्टिगेशन एज सच चलती रहेंगी, ठीक है। नहीं तो आप ही सोचो ना, इन्वेस्टिगेशन बीच में अटक जाएगा, ये बात है। और साथ ही साथ जनरल कंसेंट कितना भी विद्रॉ कर ले स्टेट, हाई कोर्ट की जो जरिडिक्शनल पावर है कि वो ऑर्डर कर सकता है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को अपने स्टेट में, कंसर्न स्टेट में, उसको लिमिट नहीं कर सकता, ठीक है। वही बात है, कंक्लूजन में ये बोला जाता है कि विनय मिश्रा वर्सेस सीबीआई एक केस चला था, कलकत्ता हाईकोर्ट ने रूल किया था कि जो करप्शन के केसेस है वो इक्वली ट्रीट होने चाहिए, बिकॉज करप्शन मीन्स करप्शन, इट इज़ नॉट गुड करप्शन और बैड करप्शन, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुड नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड जस्ट बिकॉज उनका जो ऑफिस है वो स्टेट में लोकेटेड है, खासकर उस स्टेट में जहाँ पर जनरल कंसेंट को विद्रॉ कर लिया गया है, ठीक है। तो ये हमने पूरा सीबीआई के बारे में डिस्कस किया, जनरल कंसेंट के बारे में डिस्कस किया, होप यू अंडरस्टूड। अब हम चलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आज। उसके बाद हम रोल ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 क्लासेस होंगी मेरे ख्याल से, तो उतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, जब हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करते हैं तो सेंट्रल लेवल एजेंसी है जिसका काम क्या है, टू डील विद द केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, इसके प्रोविजंस को एक प्रकार से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना मतलब क्या हुआ कि आपका मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को डील करना, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। तो साथ ही साथ ये अन्य क्या एक्शंस ले सकता है, जैसे आपका कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका अटैचमेंट या कन्फिस्केशन कर सकता है अगर ये प्रॉपर्टी जो है वो आपके, यूँ कह सकते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से क्रिएट की गई हो, जो भी है, ठीक है। साथ ही साथ प्रोसिक्यूट द पर्सन इन्वॉल्व इन द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, की कोई भी व्यक्ति अगर मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में संलिप्त पाया जाता है तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ये ध्यान रखना, ईडी जो है आपका 2 लॉज को इन्फोर्स करवाती है, एक तो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। और अगर हम बात करें टेन्यूर ऑफ सीबीआई डायरेक्टर एंड ईडी डायरेक्टर, तो वो बेसिकली एक्सटेंड कर दी गई थी, ये आपने सुना भी होगा। जैसे आप देख लो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021 एंड दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021, इसके तहत कुछ चेंजेज करके जो आपके ईडी के टेन्यूर है प्लस सीबीआई के टेन्यूर है वो 1 साल से बढ़ाए गए थे। तो बेसिकली 1 ईयर एट ए टाइम, मतलब समझते हो कि एक बार अगर कुछ टर्म बढ़ाया गया तो एक ही बार बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस प्रकार से जो मैक्सिमम टर्म होगा ना वो 5 साल ही होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सीबीआई को नियुक्त किया गया तो उसका 2 साल का टेन्यूर था, ठीक है। अब लेट से कि 1 साल को बढ़ाया गया तो 3 साल हुआ, फिर 1 साल बढ़ाएगा 4 साल हुआ, फिर 1 साल बढ़ाएगा तो 5 साल हुआ, तो उसके बाद जो एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, ये मतलब होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सीवीसी
बिल 2021। तो इस अमेंडमेंट के अनुसार जो टेन्यूर है आपके डायरेक्टर ऑफ ईडी का, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 1 ईयर एट ए टाइम ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। एंड ये जो बिल है वो कितने मैक्सिमम टेन्यूर देता है, 5 साल का। ठीक है, यानी कि लेट से कि 2 साल का इनिशियल अपॉइंटमेंट हुआ प्लस 3 साल एक्सटेंड किया तो 5 साल हो जाएगा, ऐसे चलेगा। और अगर हम बात करें दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021 की, तो ये भी वही है कि जो टेन्यूर है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई का, उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है 1 ईयर एट ए टाइम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। और आप देख सकते हो जो अमेंडमेंट है वो टेन्यूर एट मैक्स कितना इंश्योर करता है, वही 5 साल। कैसे, और वो हमने आपको बताया भी है। अब इश्यूज क्या एसोसिएटेड है विद द अमेंडमेंट्स। तो पहली बात तो ये है कि ये जो आपका एक्सटेंशन प्रोवाइड किया गया है, ये एक्सटेंशन कौन कर रहा है, एक प्रकार से यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत पावर है। ठीक है, तो ऐसे में सीबीआई और ईडी की जो इंडिपेंडेंसी है वो हार्म हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एक प्रकार से यूँ कहो कि अपॉइंटमेंट एफिलिएशन दिया जा सकता है कि भाई साहब टेन्योर आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा इस प्रकार से। और उसके बाद कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बाय द एग्जीक्यूटिव, मतलब वही हो गया एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, है ना। जबकि इन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में इंडिपेंडेंसी ऑटोनॉमी की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ केसेस पर प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, आउटकम ऑफ डेलिकेट एंड क्रूशियल केसेस पर प्रभावित पड़ सकते हैं, है ना। उसके बाद जो टर्म है पब्लिक इंटरेस्ट, ये डिफाइन नहीं किया गया है इन द अमेंडमेंट, जिसके नाम पर एक्सटेंशन की जाती है। साथ ही साथ ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल करके टेन्यूर ऑफ सीबीआई एंड ईडी डायरेक्टर को बढ़ा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस इज नॉट ए गुड मैकेनिज्म। साथ ही साथ कांस्टेंट यूज ऑफ सीबीआई एंड ईडी ऑफिसर्स पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए हो सकता है ना। यूँ कह सकते हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की इमेज को ख़राब करना है तब भी हो सकता है, ये सब बातें। उसके बाद अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो उन्होंने विनीत नारायण में दिया था, विच सेड दैट सीबीआई एंड ईडी चीफ मिनिमम 2 साल के टेन्यूर होने चाहिए उनके। एलोंग विद ये जो टर्म है पब्लिक इंटरेस्ट, ये क्लैरिफाई नहीं किया है, उसमें हमने देखा भी है। तो अब चलते हैं एक और पीएमएलए इश्यू के ऊपर, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन किए हैं कुछ एलिगेशंस को रिलेटेड टू द रैम्पेंट मिसयूज ऑफ पीएमएलए। तो आप देख सकते हो बेसिकली गवर्नमेंट पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर आरोप लग रहा था कि इन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्री जो लॉ है उसका एब्यूज किया है। साथ ही साथ पीएमएलए का वही है आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली तो कुछ इश्यूज निकल कर आए थे वाइल एग्जामिनिंग, जैसे कोर्ट ने इस मुद्दे पर भी एग्जामिन करना शुरू किया कि ये जो आपका पीएमएलए है ये डिस्टिंग्विश नहीं करता है बिटवीन एन एक्यूज्ड एंड विटनेस जब उनको समन करना होता है तो। ठीक है, और साथ ही साथ जो पीएमएलए है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक आपका पीनल इंस्टीट्यूट है जिसका ऑब्जेक्टिव मनी लॉन्ड्रिंग को डील करना, स्पेशली दैट कम्स फ्रॉम द ट्रेड इन नारकोटिक्स। लेकिन ये जो आपका ऑफेंसेस के नाम है इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है, एंड इन सेवरल केसेस नारकोटिक्स या ऑर्गेनाइज क्राइम से कोई इनका लेना देना नहीं है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा वाइडर डायमेंशन इनको मिल जाता है। और साथ ही साथ जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी डिस्क्लोज नहीं करता है। ये आपका जो ECIR होता है ना, सिमिलर टू FIR होता है, जो कि एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, तो इसको भी डिस्क्लोज नहीं करता है। तो ऐसे में क्या होगा, जो बेसिक राइट ऑफ नॉलेज है एक्यूज को होने चाहिए कि वाई दे हैज़ बीन रजिस्ट्री, ये सब जो रिलेटेड डिटेल्स हैं ये सब नहीं पता चल पाती, तो इसके कारण जो बेसिक राइट्स है उनका प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये हमने टोटल मैटर डिस्कस किया सारा, जो ईडी है या फिर पीएमएलए है या फिर आपका सीबीआई है,
या फिर लोकायुग, सब जो मुद्दे हैं वो सब हमने डिस्कस करके ख़त्म किया। अब आपका 7-8 पेज मुश्किल से बच रहे होंगे, तो कोशिश की जाएगी कि एक ही क्लास में इसको कंप्लीट कर लिया जाए और उसके बाद गवर्नेंस का लेक्चर सीरीज आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये लेक्चर सीरीज आप बताना ना भूलें। एक्चुअली उसके बाद हम देखते हैं कौन से पीडीएफ लॉन्च करने हैं। उसके बाद हम जनरल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया मैगज़ीन को। उसके बाद हम कुछ इनोवेटिव करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।